यह कहानी 20वीं सदी की है। तभी दो गांवों के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर हुआ करती थी। उस समय गांवों में लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन इंसानियत जिंदा था। वहीं मनोरंजन के लिए न तो टीवी, न ही फोन और न ही इंटरनेट की सुविधा होती थी। ये बिजली भी ना इतना गरजती है कि लगता है अभी सिर पर गिर जाएगी। हाँ भाई, लगता है आज भी कल की तरह बारिश होगी। मैंने सुना है दूसरे गांव में आज कोई प्रोग्राम होने वाला है। क्या सच में प्रोग्राम है? हाँ काका, प्रोग्राम तो है, लेकिन क्या करें? बिजली की गड़गड़ाहट तो देख ही रहे हो। वो गांव पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही बारिश पकड़ लेगी, फिर प्रोग्राम देखने की तो दूर की बात है, घर वापस आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ भाई, ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन प्रोग्राम तो सालों में एक बार कोई करवाता है, उसमें भी ये बारिश बीच में आ गई। इसी तरह ये लोग दूसरे गांव में हो रहे प्रोग्राम देखने के लिए अपना अपना मन बना रहे थे, लेकिन ये सारी बातें पास खड़ा एक लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। क्या लड़के, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? नहीं शंभुदा, मैं क्या बोलूं? प्रोग्राम देखने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। क्यों? क्या हुआ? अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। और तुम दोनों ने क्या सोचा? क्या नाटक देखने जाना है? अरे काका, हम तो प्रोग्राम देखकर ही रहेंगे। पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अरे भाई, तुम जाओगे तो मैं भी चला जाऊंगा। रास्ते में बारिश होगी तो देखा जाएगा। अगर तुम दोनों को नाटक देखना है तो बारिश होने से पहले निकल जाओ। ठीक है काका, हम दोनों अभी ही निकल जाते हैं। मैं भी घर की ओर निकल लेता हूँ शंभुदा, पापा काम पर से आने ही वाले होंगे। ठीक है, तुम सब जाओ। मुझे थोड़ा मवेशियों के वैद्य जी को बुलाना होगा। पता नहीं मेरी गाय को क्या हो गया है, 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खा रही है। सब लोग अपने अपने काम से निकल जाते हैं। वे दोनों आदमी दूसरे गांव के प्रोग्राम को देखने के लिए चल देते हैं और राजू अपने घर की ओर। लेकिन राजू के मन में भी कहीं ना कहीं उस गांव के प्रोग्राम को देखने का मन था, क्योंकि वह आज तक किसी भी प्रोग्राम को देखने नहीं गया था। राजू घर पहुंचने के बाद देखता है कि उसका छोटा भाई द्वार के मचान पर बैठा हुआ है। वह उसे उस गांव के प्रोग्राम के बारे में सारी बातें बताता है। अरे छोटू। हाँ भैया, क्या हुआ? दूसरे गांव में अभी नाटक शुरू होने वाला है, देखने चलेगा क्या? आए इतनी रात को? वैसे भी वह गांव 10 किलोमीटर दूर है। जाते जाते अगर प्रोग्राम खत्म हो गया तो? अरे नहीं रे छोटे, आज रात भर प्रोग्राम चलेगा। जल्दी बोल, देखने जाएगा? पर भैया, पापा को क्या कहेंगे? अरे छोटे, पापा को पता नहीं चलने देंगे। आए, ये कैसे होगा? होगा ऐसे। अभी खाना खाकर हम दोनों भाई इस मचान पर सो जाते हैं। पापा जब काम से आएंगे तो देखेंगे कि दोनों भाई सो गए हैं, लेकिन हम दोनों सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। आधी रात होते ही हम दोनों भाई प्रोग्राम देखने चुपके चुपके निकल जाएंगे और सुबह होने से कुछ देर पहले वापस आकर फिर से सो जाएंगे। पापा को भनक भी नहीं लगेगी कि हम दोनों रात में कहाँ गए थे। आप बोल छोटे, कैसा रहा मेरा योजना? अब प्रोग्राम देखने चलेगा? हाँ भैया, मैं भी तैयार हूँ। चलिए अभी ही खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों भाई खाना खाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद खाना खाकर बाहर आ जाते हैं। फिर वे उसी मचान पर सो जाते हैं।
कुछ ही समय में उनके पिताजी काम करके आ रहे होते हैं। वे देखते हैं कि उनके दोनों बेटे आज मचान पर जल्दी ही सो गए। दोनों भाई को कुछ नहीं कहते और पिताजी घर के अंदर चले जाते हैं। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो? हाँ, आ रही हूँ। आज दोनों बच्चे मेरे आने से पहले ही सो गए। कोई बात हुआ है क्या कि आज फिर से दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। दोनों ने कहा कि आज उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो मैंने दोनों को खाना खिला दिया। अगर कोई काम है तो मैं दोनों को अब भी जगा देता हूँ। नहीं नहीं, सोने दो अभी दोनों को, सुबह पूछ लेंगे। क्या हुआ जी, आज आप बहुत उदास हैं। लक्ष्मी, आज फिर से मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं आया। पता नहीं उन दोनों का भविष्य क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। लगता है आप थक गए हैं, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है लक्ष्मी, पहले खाना परोस दो। ठीक है, लाती हूँ। कुछ घंटे बाद आधी रात हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी राजू की आंखें खुल जाती हैं और वह मचान से नीचे उतर जाता है। अरे छोटू, उठ जा, आधी रात हो गई। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। चलो जल्दी चलते हैं, नाटक देखकर फिर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है भैया, उतर रहा हूँ। तभी बिजली चली जाती है। चारों ओर और भी अंधेरा छा जाता है। ये लाइन भी ना ऐसे मौके पर चली जाती है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भैया अब क्या करें, इतने घने अंधेरे में कैसे जाएंगे? तू चिंता मत कर छोटे, आज रात की ही तो बात है, जल्दी वापस आ जाएंगे। दोनों भाई आधी रात को दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। राजू भैया, ये जंगल में जानवरों की ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि डर से रूह कांप रही है। डर मत छोटू, बस चलते रहो, कुछ ही घंटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों भाई घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उनके कदमों की आहट और कभी कभार किसी जंगली जानवर की आवाज ही सुनाई देती थी। रास्ता कच्चा था, कीचड़ से भरा, लेकिन उनके हौसले मजबूत थे। छोटू बस हिम्मत रख, थोड़ी ही दूर और चलना है। भैया अगर रास्ते में कुछ आ गया तो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी हाल में उस गांव का प्रोग्राम देखना है, चाहे रास्ता जितना भी डरावना क्यों ना हो। तेज हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। लेकिन दोनों भाई बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी छोटा भाई अचानक रुक जाता है। भैया थोड़ा रुकिए। क्या हुआ छोटे, तू रुक क्यों गया? सब ठीक तो है ना? भैया बहुत जोर से पेशाब लग रही है। हाँ तो कर ले बगल में, मैं भी कर लेता हूँ। तो दोनों भाई रुककर हल्का होने लग जाते हैं।
क्या हो गया छोटे, इतना शांत क्यों है? कुछ नहीं भैया, मुझे वहां पर एक काली परछाई दिखी। क्या तुम पागल हो क्या? हम दोनों के अलावा और यहाँ कोई नहीं है। वो मुझे पता है भैया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जल्दी चल, प्रोग्राम देखकर वापस घर भी पहुंचना है। ठीक है भैया, चलिए। तो दोनों भाई हल्के होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर उसके छोटे भाई अचानक रुक जाता है। इस बार उसको झाड़ी के पीछे कुछ दिखाई पड़ता है। भैया छोटू जैसे ही उसे देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जम सा जाता है। न कोई हरकत, न कोई आवाज। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें वहीं थम गई हों। डर के मारे उसके होठ सूख जाते हैं और वह घबराकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी चीख सुनकर भैया घबरा जाता है। वो तुरंत उसके पास आता है। अरे छोटे, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे चिल्लाया क्यों? सब ठीक तो है? भैया उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटू तो जैसे किसी गहरे सदमे में डूबा हुआ होता है। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका होता है और आंखें काली सी घूर रही होती हैं। छोटे, बोलना, क्या हुआ तुझे? ऐसे चुप क्यों है रे? तू तो मुझे डरा रहा है भाई। जल्दी उठना, देख मैं रो दूंगा अब। छोटे, कुछ तो बोल, मेरी आवाज सुन रहा है ना तू? भाई? हा। यहाँ कोई भाई वाही नहीं है तेरा। तू बिल्कुल अकेला है। जो था वो तो अब कभी लौटेगा ही नहीं। जैसे ही छोटा भाई कांपते हुए खड़ा हुआ, उसकी आंखें अचानक पलटने लगीं और उसका चेहरा पल भर में बदल गया। बड़ी भयानक हंसी उसके मुंह से निकलने लगी। तभी बड़े भाई को एहसास हुआ, वो चुड़ैल तो पहले से ही उसके छोटे भाई के शरीर में मौजूद थी। क्या चाहती है? मेरे भाई को क्यों पकड़ा है? छोड़ दे उसे, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस उसे छोड़ दे। उसने तुझे क्या बिगाड़ा है? मेरा भाई है वो, मेरी जान है। तू जो चाहे ले ले, लेकिन उसे छोड़ दे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ सकती। उसने मेरी बेइज्जती की है। बिना ताली बजाए मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। क्या सोचा था उसने? मैं अंधी हूं, बहरी हूं। अब उसकी सजा तो तय है और वो सजा मैं ही दूंगी। तभी गांव के वो दोनों आदमी जो दूर गांव का प्रोग्राम देखकर लौट रहे थे, उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर सामने जाती है। एक लड़का हवा में बिना किसी सहारे के उल्टा लटका हुआ तड़प रहा होता है। उसका शरीर कांप रहा होता है, आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई। ये देखकर दोनों आदमी वहीं जमकर खड़े रह जाते हैं। दोनों की सांस रुक जाती है। उनकी आंखें इतनी फटी कि मानो अब कभी बंद ही ना हो।
चारों ओर भयानक सन्नाटा और हवा में डरा